नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जी इसमें जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और साथ में करंट अफेयर भी जानेंगे। और आपको ये भी बताया जाएगा कि जीके जीएस जो है कहाँ से तैयार की जाती है और परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है। देखिए, जब भी कोई परीक्षा आयोजित की जाती है उससे पहले के जो दिवस मनाए जा चुके होते हैं वही दिवस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है उत्तर प्रदेश का दिवस। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस और मनाए जाते हैं। कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो एक तो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस इसी दिन होता है। और दूसरा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है। तो ये जो है 3 दिवस 24 जनवरी के मनाए जाते हैं। फिर दूसरी एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस। फिर बात करते हैं 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब से प्रारंभ होता है? तो 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, तब से जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे 23 जनवरी दिया है। तो 23 जनवरी की अगर बात करते हैं तो ये जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती होती है? तो नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती होती है। याद रखिए, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो है 2021 से प्रारंभ हुआ पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए, भारत सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण दिवस बन जाते हैं जनवरी में, तो एक तो दिवस पूछा जा सकता है कि 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर पूछा जा सकता है कि 9 जनवरी में। तो 9 जनवरी में अगर बात करते हैं तो 9 जनवरी में जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। और हाल ही में जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी मनाया गया था। कहाँ पे? तो ये जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो याद रखिए, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है जो है 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से जो महात्मा गांधी वापस आए थे उनकी जो है स्मृति में मनाया जाता है। फिर और दिवस पूछा जाता है कि जो है 30 जनवरी में। तो 30 जनवरी में जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। किसकी पुण्यतिथि होती है? तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतनी जनवरी के दिवस महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि 2 फरवरी में जो हाल ही में मनाए गए हैं तो उसमें चर्चा कर लेते हैं। 2 फरवरी में क्या मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और फिर बात करते हैं 28 फरवरी में। तो 28 फरवरी में क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी में अगर बात करते हैं तो ये जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं जो मनाए गए दिवस हैं। और फिर बात करते हैं 8 मार्च में। तो 8 मार्च में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो हाल ही में मनाया गया है वही दिवस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिवस महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 24 जनवरी में हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश का हाल ही में बजट पेश किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हाल ही में बजट पेश किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का हाल ही में बजट पेश किया गया। और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो दूसरे नंबर पर आ गई। पहले नंबर पर जो है महाराष्ट्र की है और दूसरे नंबर पर जो उत्तर प्रदेश की आ गई। और इस बार का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया और दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई है। अगर बात करते हैं जो योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा है कि 2016
2016 और 17 में जो थी इसकी अर्थव्यवस्था 6वें स्थान पे आती थी और इस बार जो है दूसरे स्थान पे आ गई। ठीक, इतनी बात याद रखिएगा। और जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो नासा ने चयनित किया है उनको अंतरिक्ष यात्री के रूप में, और शुभांशु शुक्ला जो हैं वो लखनऊ के हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यहाँ पे बताना है जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। तो यहाँ पे तापी दिया है, गोदावरी दिया है, नर्मदा दिया है और सरस्वती दिया है। तो ये जो वैदिक सभ्यता की जब बात आती है तो आपको सरस्वती नदी याद रखना है। और सबसे जो ऋग्वेद है उसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो इसका विकास जो है बात करते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे कथन ए दिया है, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। फिर बी दिया है, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं तो ये अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो ये कथन नंबर 2 तो गलत हो जाता है। इसमें जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था। ठीक है, इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था, बल्कि इसको जो है जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट हैं और फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इनको जो है स्वीकार किया गया था इसमें। ठीक है, प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। फिर उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन आरंभ नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। और यहीं पे जो है ये भी पूछा जा सकता है कि जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें जो है किसको जो है स्वीकार किया गया था। तो जो भी प्रस्ताव थे फंडामेंटल राइट के, फंडामेंटल ड्यूटी के, इसको जो है स्वीकार किया गया था इस अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसकी अध्यक्षता पूछी जा सकती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न दिया है, पूर्ण स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी तो ये बताना है। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया है, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास दिया है, सुखदेव एवं राजगुरु दिया है, अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी ने की थी। ठीक है, कब की थी तो ये जो है 1923 में की गई थी। ठीक है, 1923 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। सही पूछा है। तो यहाँ पे रोहतांग सिक्किम दिया है, लिपुलेख उत्तराखंड दिया है, बोमडीला हिमाचल प्रदेश दिया है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो जो देखिए लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ है तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। अब देखिए लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में, उसके अलावा यहाँ पे पूछा जा सकता है, अगली बार हो सकता है तो इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। क्या है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं तो उत्तराखंड में करंट की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो है ईसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और देहरादून में ऐसा एक मदरसा खोला गया जिसमें जो है अभी तक आपने सुना होगा मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है और जो है आयतें वगैरह रटवाई जाती हैं, बल्कि यहाँ पे जो है एनसीईआरटी और संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। ऐसा मॉडर्न रूप से मदरसा देहरादून में खोला गया है। ठीक है, देहरादून में खोला गया है और जो है उस मदरसे का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नाम रखा गया है। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं तो जो है
38वें राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया गया इसी में उत्तराखंड में, तो ये इसलिए भी चर्चा में, तो याद रखिएगा। उसके अलावा यहीं पे जो है 100 मॉडल गांव का जो है मिशन चलाया गया, 100 मॉडल गांव तैयार किए जाएंगे। क्यों तैयार किए जाएंगे? तो यहाँ पे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने ये कहा है कि 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या उत्तराखंड की वो पलायन कर गई है, इसलिए जो है हम अच्छे गाँव बनाएंगे, उसमें जो है निवास करेगी जनसंख्या जो भी उत्तराखंड की है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहीं पे दर्रे दिए, तो बात कर लेते हैं। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में। बॉमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में। और बात करते हैं नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में। फिर उसके बाद जो है पीर पंजाल दर्रा अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जो है वो भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहीं पे अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है, केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है और महाराष्ट्र दिया है। तो ये जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, केरल में स्थित है। और अगर बात करते हैं, केरल का जो नाम बदल कर दिया है मलयालम भाषा में केरलम कर दिया गया है, ठीक है। इतनी बात भी आपको याद रखनी। फिर केरल के जो 2 शास्त्रीय नृत्य भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे जो है देखिए, जब भी आप करंट रिवीजन करेंगे तो रिवीजन से ही करंट याद रहती है। अब केरल की बात आई तो केरल की अगर बात करते हैं तो इसका सीएम जो है विजयन है, और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल के जो शास्त्रीय नृत्य हैं तो कौन कौन से हैं, तो वो भी एक बार में रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि जीके जीएस जो है वो रिविजन मांगती है। तो इसका जो है कथकली, ठीक है, कथकली। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं तो एक जो है मोहिनीअट्टम, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। तो इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहीं पे अगर बात करते हैं तो प्रमुख झीलें दी हैं, तो झीलों में बात करते हैं। अष्टमुड़ी जो है झील है वो केरल की है। वहीं बात करें कोल्लेरू जो है आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील जो है मणिपुर में। और लोनार झील जो है महाराष्ट्र की है। और अगर बात करते हैं चिल्का झील उड़ीसा की। और चिल्का झील जो है सबसे पहले शामिल होने वाली रामसर स्थल में है। तो चिल्का झील जो है वो कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। चिल्का झील जो है उड़ीसा की है। और फिर पूछा जाता है बूलर झील, तो बूलर झील की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की है। तो ये झीलें जो हैं पूछी जाती हैं, तो महत्वपूर्ण झीलें हैं जो पूछी जाती हैं। लोकटक झील भी जो है किस में शामिल है? तो रामसर स्थल में शामिल है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भागों की जिक्र की गई है। तो 22 भागों में जो है भाग 8 संबंधित है, ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है राज्य दिया है, नगर पालिकाओं दिया है, केंद्र शासित प्रदेश दिया है और पंचायतों दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो इसकी बात करते हैं तो ये जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगर बात करते हैं नगर पालिकाओं से भाग कौन से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से भाग संबंधित है 9A, ठीक है, 9A संबंधित है। और पंचायतों से भाग 9 संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भाग 7 जो है इसके अंतर्गत राज्यों की श्रेणी में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन इसका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1956 का, इसके द्वारा इसको जो है हटा दिया गया। फिर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है भाग 8 में मिलता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद है 239 से अनुच्छेद 242 तक है संबंधित, ठीक है। पंचायतों का उल्लेख मिलता है भाग 9 में, और इसके अंतर्गत जो है 243 से लेकर 243 का अड़ा तक है, ठीक है, याद रखिएगा। सहकारी समितियों से भाग कौन सा है? तो सहकारी समितियों से भाग 9V संबंधित है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है, क्या कहा गया है? तो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद पूछा है कौन सा?
संबंधित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद जो दिया है 243Y1 दिया है, 243S1 दिया है, 124A1 दिया है, 338V1 दिया है। देखिए ये जो है प्रश्न पूछा गया था ईपीपीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ईपीपीसीएस में भी पूछा गया था और उसके अलावा और भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसका जो है प्रावधान कहाँ पे मिलता है, तो जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा इसका प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है लोकसभा की वॉइस किस भाषा में मुद्रित होती है, मतलब जो लोकसभा होती है उसकी वॉइस जो होती है मतलब बातचीत होती है वो किस भाषा में हो सकती है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे हिंदी दिया, अंग्रेजी दिया, संस्कृत दिया, दोनों हिंदी और अंग्रेजी। तो यहाँ पे जो है बात करते हैं तो इसका जो जिक्र मिलता है दोनों भाषाओं में जो है बहस हो सकती है लोकसभा की। अब यहाँ पे लोकसभा की बात आई, देखिए लोकसभा का स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। और यहाँ पे बताया गया है लोकसभा की बहस अंग्रेजी में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है। अगर लोकसभा की बहस जो कर रहा है उसको हिंदी अंग्रेजी नहीं आती तो वो मातृभाषा में भी बात कर सकता है, ये बात कही गई है। फिर यहाँ पे लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में मिलता है। अब अनुच्छेद 81 में मिलता है लोकसभा का जो है स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। फिर उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं लोकसभा जो है कौन सा सदन है, तो निम्न सदन है, ठीक है, इसे भंग भी किया जा सकता है, ठीक है, निम्न सदन है। फिर यहाँ भी बात करते हैं लोकसभा किसका अंग है, तो लोकसभा जो है संसद का अंग है, ठीक है, संसद की बात करते हैं कि कितने अंग हैं संसद के, तो 3 अंग हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, अंगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा को उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में मिलता है, प्रेसिडेंट का अनुच्छेद 52 में मिलता है, ये अंग हो गए। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए संसद के जो ये सदन कितने होते हैं, संसद के सदन की अगर बात करते हैं, जो पार्लियामेंट होती है उसके सदन की अगर बात करते हैं तो 2 सदन होते हैं, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में मिलता है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अब लोकसभा की और बात करते हैं तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 550 हैं, निर्वाचित कितने हैं, 543, ठीक है, इतनी चीज़ भी। और इस बार जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा अनुच्छेद जो संबंधित है। यहाँ पे अनुच्छेद 143 दिया है, अनुच्छेद 140 दिया है, अनुच्छेद 138 दिया है, अनुच्छेद 150 दिया, तो ये अनुच्छेद 140 संबंधित है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 140 जो है ये संबंधित है उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से। फिर उच्चतम न्यायालय की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति है। फिर अनुच्छेद 138 में बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि है। और 150 में बात करते हैं तो संघ के और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप इसमें जो है। और अगर बात करते हैं उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की ही बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 में मिलता है, अनुच्छेद 124 में मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो है नए मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे 51 नंबर के, कौन बनाएंगे, तो संजीव खन्ना जी बनाएंगे। कौन बनाएंगे, तो संजीव खन्ना जी बनाएंगे। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। और सर्वोच्च न्यायालय में कुछ और भी परिवर्तन हुए इसका, जैसे नया ध्वज का अनावरण किया गया है। कौन सा ध्वज था, तो नीले कलर का ध्वज है। फिर उसके बाद यहीं पे पूछा जा सकता है कि जो न्याय की देवी थी उसके आंखों की पट्टी थी, उसके पट्टी को हटा दिया गया है। और हाथ में जो तलवार थी उसकी तलवार की जगह पे जो है भारतीय संविधान की बुक दी गई है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा किया गया था। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो यहाँ पे 10वां दिया है, 7वां दिया है, 4था दिया है और 6वां दिया है। तो ये जो है
7वां ये कब का संशोधन अधिनियम है? 1956 का, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था। अब यहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला राज्य अगर बात करते हैं तो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर था वो जो है आंध्र प्रदेश था। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला जो है गठन किया गया था राज्य का। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब केग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो यहाँ पे बताना है जो भारतीय संविधान है उसमें ऐसा कौन सा अनुच्छेद संबंधित है जिसमें जो है केग की नियुक्ति की बात की गई कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, और इसकी हाल ही में नियुक्ति की गई है, इसलिए भी चर्चा में हो जाता है। और इसका भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख मिलता है, अभी यहीं पे हम बताएंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद 343 दिया है, अनुच्छेद 148 दिया, अनुच्छेद 124 दिया, अनुच्छेद 110 दिया है। अब यहीं पे अगर बात करते हैं कि जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है, अनुच्छेद 148 में मिलता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। जो भी जो है वित्तीय संबंधी जो मामले होते हैं वो ये इसी का कार्य होता है। अब यहीं पे देखिए इसकी नियुक्ति बात करते हैं, नियुक्ति हुई थी नवंबर के टाइम पे। ठीक है, नवंबर के टाइम पे इसकी नियुक्ति हुई थी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए थे, तो के संजय मूर्ति जी बनाए गए थे, के संजय मूर्ति जी बनाए गए थे। अब देखिए जब भी आयोग परीक्षा बनाता है तो जो करंट पूछता है, ठीक है, जो करंट पूछता है वो कहाँ की पूछता है, 2 महीने पहले की करंट नहीं पूछेगा। जब जैसे मान लीजिए आपका पेपर है अप्रैल में, तो मार्च का और फरवरी का करंट अफेयर नहीं पूछेगा। अब देखिए दिसंबर में जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी, 22 दिसंबर को जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी, ठीक है, उससे पहले नवंबर में इसकी नियुक्ति की गई थी। अब यहाँ पे जो है नियुक्ति तो नहीं पूछी जा सकती थी क्योंकि 2 महीने का करंट नहीं पूछा जाता उससे पहले का। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा था, अब आप कह भी नहीं सकते, तो उसने ये पूछ लिया था कि भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। अब इसका पहले ही उल्लेख मिलता है। अब देखिए जब भी आप कोई भी करंट का मुद्दा पढ़ें या आप जीके जीएस पढ़ें, ठीक है, पहली बात तो आप करंट पढ़िए, और करंट के जो 3 पहलू होते हैं, एक तो आप जियोग्राफी, ठीक है, भौगोलिक, और एक राजनीतिक मतलब पॉलिटी उसकी, और एक जो है क्या होता है तो एक मतलब हिस्टोरिकल, जो हिस्टोरिकल रही है, और इकोनॉमी भी पढ़ लीजिए। उसकी जो है इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये चारों चीज़ें आप उसके पहलू पढ़ लीजिए जो करंट का मुद्दा है। उसके बाद आपको जीके जीएस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी प्रश्न बनता है स्टैटिक का भी, वो प्रश्न करंट से रिलेटेड ही बनता है, ठीक, क्योंकि यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये जो है अनुच्छेद पूछा गया था यूपीपीसीएस में। ठीक है, वैसे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें भी अगर बात करते हैं तो उसमें जो है क्या पूछा गया था, हाल ही में नियुक्तियां की गई थी 5 राज्यों के राज्यपालों की, मतलब गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। अब वो प्रश्न तो नहीं करंट का पूछा जा सकता क्योंकि 1 महीने पहले ही नियुक्ति हुई थी परीक्षा से। अब वो उसने क्या बनाया था प्रश्न आयोग ने, उसने पूछा था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही थी, क्योंकि देखिए राज्यपाल से उसने प्रश्न बनाया। अब आप बोल भी नहीं सकते एक स्टैटिक का, लेकिन राज्यपाल का ही क्यों पूछा, और भी पूछ सकते, क्योंकि उसने सोचा था कि बच्चे ने जो है राज्यपाल के बारे में पढ़ रखा होगा तो उसकी जो है हिस्ट्री भी पढ़ रखी होगी, इसलिए उसने वो प्रश्न बनाया था। तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी करंट का मुद्दा होता है उसी से रिलेटेड आप जीके जीएस पढ़िए, तो आपका जो है जीके जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था, तो यहाँ पे बताना राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे दिया है 2 अक्टूबर 2020 को, 26 जनवरी 2019 को, 15 अगस्त 2021 को और 1 जनवरी 2022 को। तो ये जो है 15 अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए यहीं पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया, 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो यहाँ पे बताना किस वर्ष मिला था। तो 1998 दिया है, 2004 दिया है, 1997 दिया और 19
1999 दिया है। तो ये दिया गया था वो 1998 में दिया गया था, ठीक है। प्रथम बार इन्होंने ही प्राप्त किया था, भारतीय प्राप्त करने वाले थे। अब यहीं पे बात करते हैं, ठीक है, यहीं पे बात करते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार बाद में स्टार्ट होता है। आपको कमेंट करके बताना अर्थशास्त्र की जो है स्थापना, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। अब यहीं पे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के। तो हाल ही में अगर आपने मेरी करंट की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो है नोबेल शांति पुरस्कार की जो है नाम नामित किए गए, नाम लिए गए 338 नाम लिए गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आप चर्चा में हमेशा सुनते हैं कौन सा, तो ट्रंप जी का भी नाम लिया गया है, ठीक है, ट्रंप जी का। तो उसमें जो 338 नामों में ट्रंप जी का भी नाम शामिल है, कौन से, तो नोबेल शांति पुरस्कार में। इसमें 244 व्यक्तियों को और 94 जो है संगठन को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहीं पे जो है इसकी घोषणा जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो अक्टूबर के टाइम पे की जाती है और इसके 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी पुण्यतिथि पर इसको वितरित किया जाता है, ठीक है। फिर यहीं पे बात करते हैं 1999 दिया है, एक डेट ये महत्वपूर्ण बन जाती है 1999। तो 1999 में जो है इन्हीं को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न 1999 अमर्त्य सेन को दिया गया था। अब यहीं पे जो है अब भारत रत्न की बात आए तो भारत रत्न का स्टार्टिंग जो होता है 1954 में होता है, ठीक है। और भारत रत्न अभी तक जो है 53 लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिए। और 2024 में जो है 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण अडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है, एम एस स्वामीनाथन है, 5 लोगों को दिया गया था, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे दिया सरकारी सेवा, साहित्यिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सामाजिक कार्य। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो है साझेदारी के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भाषा की जब बात आती है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है, ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब देखिए संस्कृत को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। वर्तमान में अगर बात करते हैं शास्त्रीय भाषाओं की तो वर्तमान में संख्या हो गई है 11। देखिए 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा जो है 2024 में अक्टूबर में दिया गया है, इसलिए 11 भाषाएं हो चुकी हैं। कौन कौन सी, इसमें जो है संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है। तो ये जो है 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगर भाषाओं की जब बात आती है तो आपको एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 22 भाषाओं में जो है राजस्थानी भाषा शामिल है या नहीं है, तो राजस्थानी भाषा नहीं है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वितरित किया जाता है वो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी दिया जाता है। कुल मिला के जो है 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन 22 भाषाएं ये और जो है राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का ही जिक्र मिलता है, जिसमें जो है क्या बात है, तो 21वें संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन और जो है 91 बार अगर बात करते हैं 22 भाषाओं की कौन कौन सी हैं, तो इसमें असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, संथाली। तो ये 22 भाषाएं हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद्य थे, तो यहाँ पे बताना है कनिष्क के राजवेद्य कौन थे। यहाँ पे वसुमित्र दिया है, नागार्जुन दिया है, चरक दिया है, पतंजलि दिया है। तो ये जो थे वो चरक थे और इन्होंने जो है चरक संहिता भी लिखी है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था,
तो मतलब यहाँ पे बताना है वंश पूछा है, कौन सा वंश है। तो यहाँ पे खिलजी वंश दिया है, तुगलक वंश दिया है, गुलाम वंश दिया है और सैयद वंश दिया है। तो ये जो थे संबंधित वो किस वंश से थे, तो ये जो थे तुगलक वंश से थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया। तो यहाँ पे बताना है कहाँ पे चलाया गया। तो यहाँ पे केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक दिया है और आंध्र प्रदेश दिया है। तो ये जो था वो केरल में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। केरल में एक चीज और पूछी जाती है अष्टमुड़ी आद्रभूमि, तो वो भी केरल में ही याद रखिएगा। उसके बाद जो केरल का नाम वर्तमान में कर दिया है वो केरलम कर दिया गया मलयालम भाषा में, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताना 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, किसको श्रद्धांजलि देने के लिए, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। तो इनको लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में, ठीक है। और ये दिवस मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और एक शहीद दिवस और मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो जो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि होती है, महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि होती है कब होती है, तो ये होती है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये दिवस मनाया जा चुका है तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो है 23 मार्च आने वाली है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। तो यहाँ पे बताना कहाँ पे किया था। यहाँ पे ऑप्शन दिए वर्धा दिया है, नागपुर दिया है, मुंबई दिया है, दिल्ली दिया है। तो ये जो किया गया था वो वर्धा में किया गया था। कहाँ पे, तो वर्धा में 1942 में किया गया था, ठीक है। 1942 में किया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे असम दिया है, उत्तराखंड दिया है, पश्चिम बंगाल दिया, उत्तर प्रदेश दिया है। तो ये जो है असम से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कितने राज्यों की सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों की। इसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है और सिक्किम है, ठीक है। इनसे जो है सीमा साझा करता है नेपाल, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, यहाँ पे भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो यहाँ पे बताना है कि भारत के जो राज्य हैं कितने हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से जो है कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा समुद्री किनारा है, मतलब सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करता है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है, महाराष्ट्र दिया है, गुजरात दिया है। तो ये जो है कौन साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है, समुद्री सीमा जो है वो गुजरात की है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी जो है जो समुद्री सीमा है गुजरात की सबसे अधिक है। कितनी है, तो 1214 किलोमीटर। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें 973 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 652 किलोमीटर, केरल की 569 किलोमीटर, उड़ीसा की 476 किलोमीटर, कर्नाटक की 208 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 157 किलोमीटर और गोवा की 101 किलोमीटर। और वहीं बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की, सबसे ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील में पर स्थित है। तो यहाँ पे बताना है कि डाकघर, तैरता हुआ डाकघर है वो किस झील पर है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बूलर झील दिया है, चिल्का झील दिया है, लोकटक झील दिया और डल झील दिया है। तो ये जो है डल झील
डल झील में ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वुलर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है, और चिल्का झील खारे पानी की झील है, और चिल्का झील जो है सबसे पहले आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया, मतलब रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, आपको इतनी चीज याद रखिए। देखिए वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अभी चर्चा में, उसका बजट भी पेश किया गया है, उसमें विद्रोह भी हो चुका है, तो इसलिए चर्चा में, याद रखिएगा। तो ये पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी नाले के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो यहाँ पे बताना है कौन से अनुच्छेद के तहत है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 दिया है, अनुच्छेद 384 दिया है, अनुच्छेद 361 दिया है, अनुच्छेद 396 दिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 361 में। ठीक, अनुच्छेद 361 में ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 की जब बात आती है तो यहाँ पे इसका बात किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की है, राष्ट्रीय आपात की बात की गई। ठीक है, और वहीं अगर बात करते हैं कि एक और अनुच्छेद चर्चा में आया था अनुच्छेद 356, तो इसमें जो है राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और अभी हाल ही में जो है मणिपुर राज्य में लगा हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं एक और है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, वित्तीय आपात से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों आपात जो हैं, ठीक है, तीनों चीजें जो हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, तो ये जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाने की, इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो यहाँ पे बताना है कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट बताए गए, फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है, और अनुच्छेद जो 12 से 35 संबंधित है, और उसमें जो 6 प्रकार के जो है फंडामेंटल राइट है, उसमें बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19-22 दिया है, और अनुच्छेद 23-24 दिया है, और अनुच्छेद 14 से 18 दिया है, अनुच्छेद जो है 25 से 28 दिया है। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात आती है तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। तो 25 से 28 अनुच्छेद जो संबंधित है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं समानता का अधिकार जो है 14 से 18 संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 संबंधित है, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार जो है 29-30 संबंधित है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पूछा जाता है अनटचेबिलिटी वाला अनुच्छेद जो है वो किस में आता है? तो समानता के अधिकार में आता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी यहाँ पे अनुच्छेद जो है 17 और अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और 14 अनुच्छेद जो है समानता की बात करता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 24 में जो है किसी 14 वर्ष के कम के जो बच्चे हैं वो किसी खदान में या कारखाने में जो है नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद। अब यहाँ पे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 संबंधित है। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार में जो है अनुच्छेद 29 पूछा जाता है। कौन सा अनुच्छेद 29 क्या है? तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण की बात करता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 पूछा जाता है। तो इतनी चीज याद रखिए, भाग जो है 3 संबंधित है, ये बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, दोनों राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पे बताना है दो राज्यों के बीच विवाद हो और वो सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के
क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे दिया है अपीली, सलाहकारी और विशेष और मौलिक। तो ये जो है मौलिक में आता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 124 में। अब 124 में उसके अलावा 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कौन? तो संजीव खन्ना जी बनाए गए। ठीक है, कौन बनाए गए? तो संजीव खन्ना जी बनाए गए। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो है न्याय की देवी थी, उसमें परिवर्तन किया गया। उसकी जो है आंखों की पट्टी थी, उसको हटा दिया गया। उसके अलावा जो है आंखों की पट्टी हटाने के बाद जो है हाथ में जो तलवार थी उसके जगह पे भारतीय संविधान की बुक दी गई है। और वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय की ही बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है जो नया ध्वज अनावरण किया गया है, नीले कलर का ध्वज। ये प्रश्न पूछा के भी गया है, आगामी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, जो कौन थे? बागची, वो उनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, तो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पे बताना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे 2016 दिया है, 2020 दिया है और 2014 दिया है, 2018 दिया है। तो ये जो है 2016 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 2016 में प्रारंभ की गई थी और इसका दूसरा फेज जो है 2021 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, उज्ज्वला 2.0 जो है वो कब प्रारंभ किया है? 2021 में। और उज्ज्वला योजना जो प्रारंभ हुई थी 2016 में प्रारंभ हुई थी। अभी एक देखिए, अभी हाल ही में जो है 10वां वर्ष मनाया गया। कौन सा? तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना स्टार्ट हुई थी, वो भी जो है 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 2018 में कौन सी याद स्टार्ट होती है? तो 2018 में जो है किसान सम्मान निधि स्टार्ट होती है और 2019 में पहली किस्त आई थी। तो याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। और जो भी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं, मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगला प्रश्न दिया, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो यहाँ पे 45 वर्ष दिया, 35 वर्ष दिया, 20 वर्ष दिया और 50 वर्ष दिया। अगला क्वेश्चन दिया, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो यहाँ पे 42 वर्ष दिया, 35 वर्ष दिया, 40 वर्ष दिया और 50 वर्ष दिया। तो ये जो 40 वर्ष है। ठीक है, ये जब कब स्टार्ट होती है? तो ये 2015 में स्टार्ट होती है। ठीक है, आपको इतनी चीज भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, एमिल जेनिंग्स। और अगर बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत होती है 1929 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे बताना है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, वो किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 1950, 1951, 1952 और 1956। तो ये जो किया गया था वो 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है गठन किया गया था आयोग का, कौन से गठन आयोग का? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था। और अगर बात करते हैं तो इसने रिपोर्ट जो है सितंबर 1955 में सौंपी अपनी। और बात करते हैं भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठित किया गया था वो आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। ठीक है, पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित किया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मान्य भाषाई आधार पर जो है बनाया गया था। मतलब यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। और बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये प्रश्न 3 यहाँ से बनाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया, जापान में
होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा द्वीप है, तो होन्शु। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जापान की बात है तो जापान की राजधानी पूछी जा सकती है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न दिया, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो किसको कहा गया था? तो स्थानीय स्वशासन का पिता जो है किसको कहा गया था? तो लॉर्ड रिपन को कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? यहाँ पे बताना, सबसे पहले 1935 में जो है संविधान सभा का प्रस्ताव जो है सुझाव जो है प्रस्तावित किया, किसने किया है? तो यहाँ पे नेहरू दिया है, गांधी दिया है, जेपी नारायण दिया है, एम.एन. राय दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संविधान सभा की बात है तो इसका गठन जो होता है, गठन होता है 1946 में। ठीक है, 1946 में गठन के समय जो है इसके सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे, जो है उन 292 जो है ब्रिटिश से चुने गए थे और देसी रियासत से जो है 93 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो संविधान सभा है उसमें इतने सदस्य थे। फिर संविधान सभा की पहली बैठक होती है, कब होती? तो जो है 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। ठीक है, पहली बैठक, पहला अधिवेशन भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जो है बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव को नाम परिवर्तित करके जो है उद्देश्य का नाम रखा गया है। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं टोटल अगर पूछ लें संविधान सभा के जो हैं कितने सत्र हुए हैं, तो जो है 12 सत्र हुए हैं। और 12 सत्र में जो अंतिम सत्र हुआ है, वो कब हुआ है? तो 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक के रूप में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी के द्वारा बात करते हैं तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत की अगर डेट पूछ ली जाए तो अंगीकृत जो किया गया वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और बात करते हैं लागू कब किया गया संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस बार जो है कौन सा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसके जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे प्राबोवो सुबियांटो, वो इसके मुख्य अतिथि थे। तो ये करंट का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए जब भी करंट का मुद्दा होता है तो ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, स्टैटिक भी करंट से रिलेटेड ही पूछी जाती है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो यहाँ पे बताना है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। यहाँ पे लोकसभा दिया है, राज्य विधानसभाओं में दिया है, पंचायती राज निकायों में दिया है, उपरोक्त तो सभी स्थानों पर। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रश्न अलग अलग पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली जनगणना पूछी तो 1852 दिया है, 1872 दिया है, 1881 दिया है और 1952 दिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो हुई थी 1872 में, फिर उसके बाद जो है नियमित रूप से जो कराने लगी वो 1881 से होने लगी है। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहली पूछी है, तो सबसे पहले जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1872 में होती लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है
भारत में नियमित रूप से अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1881 से होती है, लॉर्ड रिपन के काल में होती है। और वहीं बात करते हैं स्वतंत्र भारत की वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। अगर पूछ लिया, देखिए प्रश्न अलग अलग पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत की पूछ ली जाए तो महत्वपूर्ण बन जाता है, या पूछ ली जाए कि नियमित रूप से कब वो स्टार्ट हुई है, और सबसे पहले जो 1872 में हुई है। फिर बात करते हैं 11वीं जनगणना की, जो 2011 में हुई है, 15वीं थी भारत की, लेकिन स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना है। और अगर 2021 की जो जनगणना है वो 2027 में पूर्ण कराने की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी भी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे टोकरी बुनने वाला दिया है, और माली दिया है, कुम्हार दिया है, और पुजारी दिया है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, पुजारी नहीं है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्राथमिक, ठीक है, सेकेंडरी और जो है थर्ड। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो देखिए प्राथमिक जो होता है जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होती हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं उससे जो है, और उसके बाद जो है जो वस्तुएं होती हैं उनसे जो उत्पाद किया जाता है, उत्पाद जो किया जाता है, जो फैक्ट्री लगा के उत्पाद जो किया जाता है वो सेकेंडरी में आता है जी, ठीक है। जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो सेकेंडरी में आती है, फैक्ट्रियाँ जो उत्पाद करती हैं। फिर उसके बाद जो पैसा वगैरह पैदा होता है, जैसे बैंकिंग वगैरह हो गई, ये किस में आती है, थर्ड में आती है, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो यहाँ पे बताना ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा जो है क्या किया गया था, तो राज्यों में और जो है केंद्र में मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की संख्या जो है नियमित मतलब सीमित करता है। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए 93 संविधान संशोधन, 95 का दिया है, 97 दिया है और 91 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, कब का है, तो 2003 का। इसके द्वारा जो है बताया गया कि जो भी 15% से ज़्यादा जो है मंत्रिपरिषद में संख्या नहीं हो सकती, मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती, याद रखिएगा। जो भी अगर बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं जो 543 लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं उसका 15% ही जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होगी, याद रखिएगा। वैसे ये जो है राज्य विधानसभाएं होती हैं उसमें भी ऐसे होगा, 15% ही लिया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो यहाँ पे बताना ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट हुआ है जो निर्विरोध मतलब उनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन दिया है, KR नारायण दिया है, नीलम संजीव रेड्डी दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। और बात करते हैं भारत के, अगर बात करते हैं भारत के जो है 8वें नंबर के बने थे, ठीक है, भारत के 8वें नंबर के जो है प्रेसिडेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर पूछ लिया जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन नहीं है, तो प्रतिभा पाटिल रही हैं। और प्रधानमंत्री प्रथम महिला कौन है, इंदिरा गांधी। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो यहाँ पे बताना है महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो यहाँ पे 1923 दिया है, 1924 दिया है, 1925 दिया है, 1922 दिया है। तो ये जो है 1924 में बने, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। तो ये जो है महात्मा गांधी वर्ष 1924 में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 39वें नंबर के। कब की, तो 1924 में की। ये अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, बेलगाम में, कर्नाटक में संपन्न होता है, ठीक है। अभी चर्चा में आया था, फिर ये चर्चा में आया था, तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 1923 में, तो विशेष अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जो है कौन बने थे, तो ये जो है अबुल
कलाम आज़ाद बने थे, ठीक है। दिल्ली से सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला बात करते हैं 1923 में जो है 39वां अधिवेशन हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली बने थे, ठीक है। आगे दिया 38वां अधिवेशन जो हुआ था, देश बंधु चित्तरंजन दास गया में जो अधिवेशन हुआ था उसके जो है अध्यक्ष बने थे। फिर बात करते हैं 1925 में जो 41वां अधिवेशन होता है, श्रीमती सरोजनी नायडू जो बनी थी कानपुर में और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं, याद रखें। अब ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, तो सरोजनी नायडू ने की थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला जो है गवर्नर रही है, राज्यपाल रही है। ये प्रश्न जो है देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे दिया है राजतंत्रीय है, संसदीय, राष्ट्रपतीय है और एकात्मक है। तो ये जो है संसदीय है, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं संविधान सरकार जो है वो संसद से जो भी, अगर बात करते हैं कि जो संसद है वही कानून बनाती है, वही उसी से चलता है, संसदीय प्रणाली है। बात याद रखिएगा कि कैसी, अगर पूछ लिया जाए कि जो है भी भारत का संविधान सरकार जो है वो कैसी, तो संसदीय प्रणाली है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक अगर बात करते हैं तो ये जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द कौन कब जोड़ेंगे, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 का, उसके द्वारा जो 3 शब्द, एक तो समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और जो है अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है, अखंडता शब्द जोड़े गए। ये शब्द तीनों कहाँ पे जोड़े गए, तो बात करते हैं ये शब्द जो जोड़े गए वो प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। कहाँ पे जोड़े गए, तो प्रस्तावना में जोड़े गए। तो याद रखिएगा ये जो है शब्द कहाँ पे जोड़े गए, प्रेम्बल में जो है उद्देशिका में जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो केवल जो है कितने संशोधन हो चुके हैं, तो केवल जो है एक संशोधन हो चुका जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बताना है कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद और कानपुर। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये जो है फतेह मैदान के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 1967 में होती है, ठीक है, 1967 में। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, अब जो है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में है, ठीक है। और अहमदाबाद में, और हाल ही में जो है अमित शाह जी जो हैं हमारे गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि 10 बड़े जो है स्टेडियम बनाए जाएंगे, 10 बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे। कहाँ पे, तो गुजरात में ही बनाए जाएंगे, ठीक है, गुजरात में बनाए जाएंगे। कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके पड़ोस में ही बनाए जाएंगे। और ये घोषणा इसलिए की है क्योंकि 2036 में क्या होगा, ओलंपिक गेम्स की जो है मेजबानी करेगा भारत। तो वो जो है स्टेडियम जो तैयार किए जाएंगे 10, उसी में जो है ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा भारत, ये अमित शाह जी ने कहा है। और इसके लिए बजट भी पास कर दिया। देखिए गुजरात इसलिए भी चर्चा में क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो है मोदी जी गए थे और वहाँ पे पूजा के, इसलिए भी चर्चा में। और मोदी जी जो है गिर जो वन्य जीव अभ्यारण्य उसमें भी गए थे। तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं गुजरात के बारे में, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो है किस राज्य को अलग करती है। तो जम्मू तथा कश्मीर दिया है, उत्तराखंड दिया, अरुणाचल प्रदेश दिया है, सिक्किम दिया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। कौन किसको अलग करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेखाएं दी हैं। तो मैकमोहन रेखा जो है चीन को भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से अलग करती है और इसका निर्धारण जो है 1914 में किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमाएं बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच, और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड जो है
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, मैगी नॉट रेखा जो है जर्मनी फ्रांस का है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाती है, जो है रेखाएं पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। और पाक जो है, पाक जल संधि बात कर रहे हैं तो जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके और वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।